हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम लोग हमारी पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझा था। 1.2 एक्सरसाइज करी थी हमारी मैथ्स की। आज हम 1.3 करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज जो हमारी है 1.3। यहाँ पर हम लोग क्या है, जो रियल नंबर्स हैं उनके बारे में और ढंग से इसको समझेंगे। ठीक है। रियल नंबर्स में हम लोगों ने बहुत सारे नंबर्स देखे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे को आज इरेशनल नंबर्स को ढंग से समझना है। ठीक है। इस वाली 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या थे, क्योंकि उन्हीं को हमको यहाँ पर ढंग से समझना है। हमने देखा था सबसे पहले रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या थे? हमने देखा था जिनको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स थे। ठीक है। और दूसरे हमारे पास में थे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या थे? विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। विच cannot be written in form of P upon Q। क्यों नहीं लिख सकते थे P upon Q की फॉर्म में? ये भी हमने देखा था कि P upon Q की फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमको पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं उनके नंबर से नहीं पता कितने डिजिट होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझें कि मैंने एक नंबर लिया 3.21। ये रेशनल है कि इरेशनल है? एग्जैक्टली ये रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 321 अपॉन 100। पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, उनको हटा के अपन ने नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये रेशनल नंबर। लेकिन यहीं पे अगर ये ऐसा होता 3.21 पे बार, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3.212121 डैश 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 डैश। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमको नहीं पता, तो हम लोग उसको नहीं लिख सकते। डिवीजन में डिनोमिनेटर में हम लोग कितने जीरो लगाएं। ठीक है। यहीं पे कुछ ऐसा होता 3.213 डैश 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 डैश, तो भी हम लोग उसके नीचे डिजिट कितने जीरो लगाने हैं वो हमको नहीं पता डिनोमिनेटर में, तो हम लोग उसको नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल और इरेशनल में अंतर समझ में आ गया। ये तो रैशनल नंबर हुआ हमारे पास में, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लेकिन इसको क्या लिखें, इसको क्या लिखें हमको नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको कि रैशनल नंबर हम क्या होते हैं? और उसको इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है, इन्हीं को समझना है कि रैशनल नंबर्स क्या चीज़ है। ठीक है। यहाँ तक की बात तो हमने समझ ली कि P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं 5.1359 डैश 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 डैश, एक नंबर हुआ। कोई है 2.35 के ऊपर बार, ऐसा कोई नंबर। पाई हमने समझा था कि रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 3.14 और आगे पता नहीं है। 22.7 जो हम लोग दिखते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इसलिए पाई को आप लोग ये मत समझना कि 22.7 हम लोग लिखते हैं तो वो सही है, वो सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू के लिए लिखते हैं, उससे यहाँ तक की वैल्यू होती है। लेकिन ये आगे चलता चला जा रहा है, अभी पाई की लास्ट वैल्यू पता नहीं चली है। तो ये भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ऐसे एक्सपोनेंशियल नंबर्स भी होते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर? अब देखो, अब हम लोगों ने समझ लिया कि रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। तो अब इनके ऊपर कुछ फंक्शंस हैं, कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। देखो मैं समझते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि √2 कैसा है? रेशनल के रेशनल। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नंबर्स भी लेंगे, √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, ये सारे नंबर्स भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे इस वाली एक्सरसाइज में कि √2, √3, √5 क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। हम लोग कह सकते हैं जैसे √2, √3, √5 और जनरल फॉर्म में बनाए, जनरल क्या है? √p आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर where
पी इज प्राइम नंबर, प्राइम है मतलब अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाएं, रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाएं तो वो कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? ये चीज़ें हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। देखो बोर्ड के अंदर 10th बोर्ड में इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो इसलिए इसको तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। 1.3 में से √2, √3, √5 या इरेशनल प्रूफ करने वाले में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ढंग से समझना है। सबको करने का पैटर्न एक ही है, सबको करने का तरीका एक ही है, तो इसलिए आपको ये सोचना ही नहीं कि सब में अलग अलग कैसे होगा, सबको एक ही तरीके से करना है। एक बार एक का तरीका आपको समझ में आया तो बाकी सारे तरीके ही वैसे ही होने। तो कहीं तो क्या होता है कि कहीं जब एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, सब कुछ पैटर्न एक जैसे, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि बोले हम तो तरीका ही रट लेते हैं, तो हमारे को वहाँ बोर्ड में लिखना ही तो है, पास ही तो होना है, लिख आएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, सीखने का तरीका है, लॉजिक्स को डेवलप करने का, ब्रेन के अंदर लॉजिक्स डेवलप करने का तरीका है। इसलिए हम उसको समझ लेंगे ना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, हमेशा के लिए वो दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर समझने से पहले क्या, एक छोटी सी थ्योरम है जो आपको इस वाले क्वेश्चन जो होंगे ना इनको करने में बहुत हेल्प करेगी। तो छोटी सी थ्योरम 1.4 है आपकी बुक में, उसको हम लोग समझ लेते हैं। वो थ्योरम क्या है, थ्योरम 1.4। वो थ्योरम क्या कहती है कि मान लो कोई एक नंबर है, मान लिया कोई एक नंबर है p, कोई भी एक नंबर मान लिया p, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p कोई नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। ये थ्योरम है। देखो इसको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है वो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो वो कह रहा है कि जो उसका बिना स्क्वायर के नंबर होगा ना उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने मान लिया एक a इज इक्वल्स टू, मान लिया मैंने ले लिया कोई नंबर 6 ले लेता हूँ, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 6, तो a स्क्वायर क्या होगा 36। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ कि 3 डिवाइड्स 36, a डिवाइड्स a स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ पर सॉरी p, तो यहाँ पर p क्या हो गया 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी a कितना हो गया 6, 36 को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को यानी 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो p तो क्या हो गया 3 और a क्या हो गया 6। क्लियर हुई? तो मुझे बताओ कि 3 डिवाइड्स 36, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स किसको, 36 का रूट क्या हो गया 6। करता है कि नहीं करता? जब 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, उसके रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी 6 को भी डिवाइड करेगा। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। क्लियर हो गई? ये चीज़ अभी हमारी ये थ्योरम काम में आने वाली है, इसलिए मैंने आपको लिखवाई है। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं आपकी बुक का, उसमें हमारे को क्या करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया ना, तो बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, √2 इज इरेशनल, अगर हमारे पास √3 आया तो वहाँ 2 की जगह सिर्फ 3 करना है। पूरे क्वेश्चन में हमारी जो लैंग्वेज है ना वो भी चेंज नहीं होगी, वो भी ऐसे कैसे रहने वाली है, खाली 2 की जगह 3 आ जाना है, और अगर √5 पूछा तो 3 की जगह 5 आ जाना है, 2 की जगह 5 आ जाना है। तो हम लोगों को सिर्फ इसको समझना है, बाकी सब चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसको प्रूफ करने के लिए, इरेशनल तो हम जानते हैं कि √2 इरेशनल है, इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या होगा, इसको रेशनल मान के चलना पड़ेगा। रेशनल मान के हम लोग चलेंगे और लास्ट में हम लोग दिखा देंगे कि जो हम मान के चल रहे थे वो बात ही गलत थी, यानी हमने जो मान के चला है, जो एजम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं उसका कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे कि हमारी ये जो बात थी ये कॉन्ट्रडिक्ट होती है, यहाँ पर ये बात गलत हो रही है, तो यानी कि जो हमने माना था वही गलत हो गई बात, तो हमारा एजम्पशन बदल गया। अब हम लोग कह देंगे कि हमारा कंक्लूजन ही चेंज हो गया, अब कि जो हमने माना था वो गलत था, इसलिए जो ये कह रहा है वो सही है, ठीक है। इस तरीके से इसको प्रूव करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अपन ने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि भाई √2 इज अ रेशनल नंबर। लेट मैंने माना
√2 इज अ रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर है, मुझे बताओ, तो कोई मैंने मान लिए P अपॉन Q मान लिया अपन, R अपॉन S मान लिया, कोई दो नंबर्स और मान लिए, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? P अपॉन Q के नहीं, R अपॉन S में। तो रेशनल नंबर जैसे मान लिया कोई भी रेशनल नंबर है, तो वो कैसा होगा? 5/3, 5/7, 7/9, इस तरीके से होगा ना कुछ रेशनल नंबर, इस तरीके का कोई नंबर होना चाहिए। तो इसको भी, अगर ये √2 इज रेशनल नंबर है, तो इसको भी कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए ना। तो मैंने मान लिया कि वी कैन फाइंड इंटीजर्स, देन वी कैन फाइंड इंटीजर्स R एंड S। अपन ने कोई दो इंटीजर ऐसे मान लिए, R और S। कैसे मान लिए अपन ने? जिसके फॉर्म में इसको अपन लिख सकते हैं R एंड S सच दैट √2 इज इक्वल्स टू R अपॉन S। दो इंटीजर मैंने मान लिए मेरी तरफ से कि भैया अगर ये रेशनली नंबर है, रेशनल है, तो इसको इस फॉर्म में होना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे मान लो मान लिया मेरे पास एक नंबर है, ये 256/100, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, इसमें 256 को 2 से डिवाइड किया मैंने, तो क्या हुआ? 4 से डिवाइड करते हैं, देखो 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16 और ये 25। इसको मैं 64 इंटू 4, इसको 25 इंटू 4 लिख सकता हूँ, सॉरी 64 इंटू 4 एंड 25 इंटू 4। तो 4 इसमें कॉमन है ना, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? लेकिन अभी इसमें जो कॉमन है वो भी तो चीज़ है। तो अगर मान लो ये कॉमन चीज़ अगर मैंने हटा दी, तो लास्ट में मेरे पास क्या 64/25 बचेगा क्या? ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ अंतर किस चीज़ का है कि जो इनमें दोनों में कॉमन था उसको अपन ने डिवाइड करके हटा दिया और हमारे पास में ये रह गया। तो मैंने मान लिया अब की बार कि जो R अपॉन S है ना, इसमें कोई एक कॉमन नंबर है एक के अलावा। भाई 1 तो सब में कॉमन होता ही है, 1 तो सब में कॉमन है ही, एक्सेप्ट 1, और कोई और कॉमन नंबर है, ये मैंने मान लिया। तो अपन ने क्या कह दिया कि सपोज R and S have common factor। इसको हटा दूं क्या? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। R and S have common factor other than 1। कोई एक और कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। देखो ये मैं लिख ही देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को, जैसे मान लो 256/100 है ना, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 64 इंटू 4/25 इंटू 4, इसको लिख लिया 64/25। तो ये भी रेशनल नंबर था, लेकिन इसमें जो कॉमन था उसको हटाने के बाद में हमारे पास में एक नया नंबर आ गया। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर R और S के में कोई कॉमन नंबर है, तो उस कॉमन नंबर से अगर अपन इस पूरे को डिवाइड कर दें तो कुछ नया नंबर हमारे को मिलने वाला है। तो हम लोग कह रहे हैं कि अदर देन 1 हमारे पास में कोई नंबर है, तो देन वी डिवाइड बाय कॉमन नंबर। when we divide by common number, तो we get, then we divide by common number, we get क्या मिला हमारे को? कोई एक नया नंबर मिल गया। मैंने मान लिया √2 इज इक्वल्स टू A/B। ये कोई नया नंबर मिल गया। जब इसको उस कॉमन से डिवाइड कर दिया, हटा दिया, तो एक नया नंबर हमारे को मिल गया। तो ऐसे इसको जब कॉमन से डिवाइड किया तो एक नया नंबर हमारे को मिल गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ से इसके अगली स्टेप है कि √2B इज इक्वल्स टू A आ गया। क्या क्लियर हो गई बात? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ये भी हमारे काम आने वाली है। अब यहाँ से देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो क्या मिलेगा, देखो रूट टू का स्क्वायर रूट टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया, क्लियर है। तो आगे लिख रहा हूँ इसी को, रूट टू का स्क्वायर होता है टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहाँ से मैं देखो क्या कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टू, होगा कि नहीं होगा। यानी ए स्क्वायर को किसी नंबर 2 से डिवाइड किया तो एक नया नंबर अगर मुझे मिल गया, तो यानी कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। कोई नंबर है उसके स्क्वायर को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया और एक तीसरा नंबर मिल गया तो वो उससे डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, एग्जैक्टली हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो वी कैन से दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो अब अपन और क्या कह सकते हैं, जब ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। जो भी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि P है वो ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर वो P से डिविजिबल है, P जो है ए को डिवाइड करता है तो वो ए स्क्वायर को करता है तो ए को भी करेगा। तो ऐसे ही अगर ए स्क्वायर डिविजिबल 2 से है तो ए भी तो 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आप लोग फटाफट से इसको पहले स्क्रीनशॉट उतारो, फिर मुझे इरेज करना है, आगे बढ़ने के लिए करो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों के बात समझ में आ गई। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई लिखा है नंबर 24, ये 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या 24 को 2 इंटू 12 भी तो लिख सकता हूँ। 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हैं अगर 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर a जो है वो 2 से डिविजिबल है तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से a इज इक्वल्स टू 2c, कोई एक दूसरा नंबर 2c फॉर सम इंटीजर c, समझ में आ गया, 2c फॉर सम इंटीजर c। क्लियर है। अब ये a की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 हमने लिखी थी, इक्वेशन 1 में पुट करने का, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, रूट टू बी इज इक्वल्स टू ए यानी कि 2c। अगेन स्क्वायर बोथ साइड करूं, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो गया देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे पास b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर हो गया क्या। इस 4 का डिवाइड इसमें किया, 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल किया तो b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ से इससे अपन लोग क्या कह सकते हैं, इससे कह सकता हूँ कि अगर b स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड होने पर c स्क्वायर कोई नंबर मिल रहा है, यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गया। सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ से दिख रहा है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात कि जब b स्क्वायर ही 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। और हमने शुरू में क्या कहा था कि जो कॉमन चीज थी p अपॉन क्यू हमने रूट टू माना था, रूट टू को r अपॉन एस माना था, रूट टू को मैंने क्या माना था अपन ने शुरू में r अपॉन एस, उसमें कॉमन हटाने के बाद में अपने पास में क्या आया था a अपॉन बी, यानी a और b में तो कुछ भी कॉमन होना ही नहीं था क्योंकि कॉमन तो हम लोग कैंसिल कर चुके थे। जबकि हमारे को क्या दिख रहा है कि यहाँ से हमने देखा कि a, अभी पहले हम लोगों ने लिखा था कि a इज डिविजिबल बाय 2 और यहाँ से दिख रहा है b इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से अपने को क्या पता लग रहा है कि a और b में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, therefore a and b have at least 2 as a common factor।
ये बात समझ में आई कि जब हमने देखा कि ए भी डिविजिबल बाय 2 है, बी भी डिविजिबल बाय 2 है, तो यानी उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो बात हम मान के चले थे कि उन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो हमारी जो बात थी वो गलत थी। गलत थी तो सही क्या था कि √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं 2 एज अ कॉमन, बट दिस क्या था, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहां से हमारी बात का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम लोगों को क्या लिखना है, ये लिखना है कि बट दिस contradicts that fact contradicts fact that A and B have no common factor। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, हमारे गलत एजम्पशन की वजह से। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption क्या था कि P √2 इज अ रेशनल नंबर। रॉन्ग assumption था। सो √2, so we conclude that √2 is irrational number। क्लियर हो गई? देखो रटने की कोई जरूरत है नहीं, अगर बात समझ में आती है तो याद दिमाग में ही सेट हो जाता है। इसलिए तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी सारे जैसे √2 है, √3 में भी सब कुछ यही करना होता है, बातें सारी ये लिखनी है। ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेम है, इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। सेम उसको आप लोग ऐसे ही समझोगे, ऐसे ही करोगे। एक क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे ही करना है। लेट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो अपन ने क्या मान लिया। अब देखो कोई जरूरी नहीं है, हम लोग हमारे जैसे एग्जांपल में आर और एस को ही माना है, तो हम लोग पी और क्यू भी मान सकते हैं, और बी की जगह टी और एम भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और मान के चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो किसी दो और नंबर्स के लिए हम लोग इसको लेना चाहें, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में आर और एस के लिए था, वैसे ही हम लोग लेते हैं कि √2 रेशनल नंबर। So we can find P and Q such that P and Q ले लिया मैंने, अब की बार अपन ने पिछले में RRS लिया था। P and Q such that कैसा माने हम लोग, क्या था अपना, हाँ ये √5, सॉरी √2 नहीं √5 करें ना अब की बार। तो अपन वो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, वही चीज़ें देख के ना, कभी √2 कभी √3 √5 करना कुछ नहीं है इसमें। सारे क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है कि जहाँ √2 आ रहा था ना, वहाँ सब जगह 5 कर देना है। बाकी सारी वर्डिंग्स भी वही रहेंगी, लैंग्वेज पूरी सब कुछ सेम, वर्डिंग्स भी ऐसे की ऐसी चलेंगी। तो वी सच दैट कि √5 इज इक्वल्स टू P/Q। देखो मैंने कुछ थोड़ा सा अलग उससे करने के लिए अपन ने P/Q माना है। अगर आप लोगों को वो वाली वर्डिंग्स याद हैं तो आप लोग इसको R/S भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, P/Q मान के हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की क्या बात क्लियर हो गई। तो अब अपन ने मान लिया सपोज P and Q have a common factor other than
1, ठीक है, अदर देन 1। देखो यहाँ पे क्या थे, P अपॉन Q है, इसके अंदर अभी कुछ ना कुछ मान लिया अपन ने कि 1 के अलावा भी कोई एक कॉमन फैक्टर है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल पहले भी लिया था 256 वाला अपॉन 100 वाला, तो वहाँ पे अपन ने 64 इंटू 4 और 25 इंटू 4 किया था, तो हमारे को लास्ट में 64 अपॉन 25 मिल गया था। तो ये 4 क्या है, दोनों में कॉमन है। अब ये रेशनल नंबर है P अपॉन Q, इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 4 और 4 है, 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास 64 अपॉन 25 को मिल गया। तो यानी ऐसे ही मैंने इसको क्या करा कि P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो बाय देन डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर वी गेट √5 इज इक्वल्स टू, वही A अपॉन B ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, ताकि आप लोग R अपॉन S की जगह मैंने P अपॉन Q ले लिया, इसको अपन वही रख लेते हैं A अपॉन B। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, इसी को मैं आगे ले जा रहा हूँ, √5B इज इक्वल्स टू A, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या मिला 5B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 5। अब यानी A स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो A भी डिविजिबल बाय 5 होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, या 5 डिवाइड A स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो गया। देन A इज इक्वल्स टू 5C फॉर सम इंटीजर C, ठीक है। A कोई नया नंबर आ गया जो 5 से डिविजिबल है, तो A इज इक्वल्स टू 5C हो रहा है फॉर सम इंटीजर C। ये वैल्यू कहाँ पे रख दें अपन, इस वाले फॉर्मूले में, इक्वेशन 1 में। ये वैल्यू कहाँ रख दूँ, इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमको क्या मिला, √5B इज इक्वल्स टू 5C। फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करके अपन आगे करते हैं, ठीक है। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिला 5B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये कह सकता हूँ कि B स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर कह सकता हूँ क्या, ये 25 को इसके नीचे लेके गए, 5 से कैंसिल किया, 25 5 टाइम B स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। यहाँ से फिर क्या दिख रहा है, देखो अगर B स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर C स्क्वायर आ रहा है, तो B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, या 5 डिवाइड्स B स्क्वायर 5। एक ही तरीके की वर्डिंग्स लिखते हैं ताकि हम लोग आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so B is also divisible by 5। अब यहाँ से फिर वही कहानी, जबकि हम मान के क्या चले थे पहले कि A और B जो है ना, वो उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद में, P और Q के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद में A और B आए थे, तो उसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे को दिख रहा है कि A भी डिविजिबल बाय 5 है, B भी डिविजिबल 5 है, तो 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, जबकि कॉमन कुछ था ही नहीं। तो हमने जो अजम्पशन माना, अजम्पशन किया था, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो हमारी बात गलत हो गई। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर A and B have at least
5 एज अ कॉमन फैक्टर, 5 एज अ कॉमन फैक्टर, और ये 5 कॉमन फैक्टर हुआ ए और बी में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कौन सी बात को, कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption, wrong assumption हमने किया। so we conclude that root 5 is irrational number। सेम वर्डिंग हुई, सब कुछ सेम, केवल रूट 2 की जगह क्या आ गया, रूट 5। समझ में आ रहा होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, वही कॉन्ट्रडिक्शन से करने हैं सारे क्वेश्चन ही। तो इसको भी मैं क्या मान लूँ, रेशनल नंबर, तो इरेशनल फिर प्रूव करेंगे। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। So for any two integers R and S, we have 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू R/S। क्लियर है। अब देखो ये भी क्या है, रेशनल नंबर हो, ये इंटीजर्स है R और S, और ये पूरा क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ से मैं देखूँ 2√5 इज इक्वल्स टू R/S -3 कर दूँ, इसको समझ में आ गया, इसको 3 को उठा के इधर ले आए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S R -3S। अब मुझे बताओ, एक नंबर लिया मैंने 5/7, रेशनल नंबर। अगर मैंने इसमें से माइनस या +1 कर दिया, मान लो +1 किया या -1 कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये क्या, तो -1 करके दिखा दें। -1 किया, इसका एलसीएम लिया 7, 5 - 7, तो माइनस का 2/7 आया। ये भी रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को लग रहा होगा बोले ये माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशनल नंबर तो है ना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको अपन कुछ भी लगा सकते हैं, 17 कर सकते हैं ना, तब क्या होने वाला है, 17 - 7 7/10 10/7, तब भी रेशनल हुआ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी समझ लो। तो अगर किसी रेशनल नंबर में से कोई नंबर माइनस किया, प्लस किया, उसका मल्टीप्लाई किया, तब भी वो रेशनल ही रहा ना। तो यहाँ से देखो ये क्या हुआ, 2√5 इज इक्वल टू दिस, तो मैं कह सकता हूँ √5 इज इक्वल टू R -3S/2S। समझ में आ गया, R -3S/2S। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि √5 इज इक्वल टू A/B, where R -3S/2S is equals to A/B, any कौन सा इंटीजर, 3/S सम इंटीजर। तब यहाँ से क्या दिख रहा है कि √5 इज इक्वल टू A/B, रेशनल नंबर आ रहा है। √5 क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। इसको यहां से करना,
यहाँ पे क्या आ रहा है, √5 इज अ रेशनल नंबर, जबकि हमको क्या पता है √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट वी नो दैट, यहाँ पर लेके ही चलना है इसको कि भाई √5 हमको पता है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, जबकि यहाँ पे √5 क्या आ रहा है, रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे √5 क्या आ रहा है, रेशनल नंबर, और जबकि हम जानते हैं √5 व्हाट इज, बट वी नो दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है हमारे फैक्ट का, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट, it contradicts our fact, so 3 + 2√5 is irrational। ये उससे भी आसान हो गया ना, समझ में आया, ये उससे आसान क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास इस तरीके के √2 √3 √5 कहीं पे क्वेश्चन में ही दिए हुए हो, तो उसको हम लोग डायरेक्ट मानेंगे कि वी नो दैट √2 इज रेशनल, √3 इज रेशनल, √5 इज रेशनल। अगर √2 √3 √5 को ही रेशनल प्रूफ करने का आया, तो ये जो पहले हमने 2 क्वेश्चन करे थे वही वाला मेथड, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसमें हम इसको डायरेक्ट मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, बताएंगे कि वी नो दैट, ठीक है, और इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों को हम एक साथ कर लेंगे, ज़्यादा टाइम आप लोगों का वीडियो लंबा बने नहीं है, इसके लिए मैंने तीनों को साथ लिख लिया है। करना सबको एक ही तरीके से, यहाँ पे हम लोग तो डायरेक्ट फैक्ट को तो यूज़ करेंगे कि √2 इज़, वी नो दैट √2 इज़ रेशनल, यहाँ पे √5 और यहाँ पे भी √2। अब कैसे करेंगे अपन देखते हैं। देखो इसको मैंने मान लिया, ये अपन ने लैट किया है सारे, ठीक है, ये भी लैट किए, क्या है, रेशनल नंबर अपन ने माने हैं, इनको प्रूव करने हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ से मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, देखो तो क्या आएगा, √2 इज टू b/a, ये कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर, जबकि हमको क्या पता है, वी नो दैट, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। It contradicts our fact. It contradicts our fact. So 1/√2 is irrational। समझ में आ गया। सेम इसको देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √5 इज टू b/7 तो मैं कह सकता हूँ √5 इज टू, इस पूरे को मैंने लिख दिया m/n। यहाँ पे √5 क्या गया, रेशनल नंबर, जबकि बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, वही इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, यहाँ पे आप लोगों को करना है कि लेट p/q इज रेशनल नंबर, सो दिस, और यहाँ पे इसको गलत प्रूव कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट या assumption, सो 7√5 इज इरेशनल। समझ में आया। इस वाले को देखो, √2 r/s -6, इसका एलसीएम लिया s, r - 6s, तो कोई नया नंबर बन गया, सॉरी √2 इज इक्वल्स टू, क्या ले लें, t/l, कुछ भी ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, t और l क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पे लिख देना वेयर t and l आर इंटीजर्स। यहाँ सब जगह लिखना है, जो भी अपन m और m मान रहे हैं ना, इसको भी लिखना वेयर m and n आर इंटीजर्स।
देखो ये आप लोगों को एग्जाम में लिखने ही पड़ेंगे, जो हम हमारी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं ना, मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर्स हैं और वो सब कुछ, ठीक है। तो बट वी नो दैट √2 इज irrational number it contradicts our fact so we can say 6 plus √2 is irrational। चलो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। 1.3 हमारी यहाँ पर पूरी खत्म होती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग 1.4 को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।